हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एटम होता क्या है एंड मॉलिक्यूल्स कहते किसे हैं, तो इसे जानने से पहले हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो आज से लगभग 500 BC पहले हमारे एक फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद। ठीक है, जो इंडियन फिलोसफर थे। उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था कि यदि हम मैटर को तोड़ें, मैटर यानी कि पदार्थ को, तो तोड़ते तोड़ते एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आएगा जिसे कि हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ को लेके तोड़ना शुरू करो, कोई भी चीज़ हो, जैसे आपके पास कोई भी स्टोन है सपोज, या कोई मिट्टी है, या कोई किसी भी चीज़ को लेकर के आप उसे तोड़ते जाओ, तो तोड़ते तोड़ते यू फाइनली गॉट अ पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो उस पार्टिकल्स को, उस छोटे से पीस को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं, राइट। तो ये बात किसने कही थी बच्चों? ये बात महर्षि कनद ने कही थी। ठीक है, एंड इन छोटे से पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं। उसके बाद, उसके थोड़े टाइम बाद जो है एंशिएंट, यानी कि हमारे यहाँ तो काम हो ही रहा था, ग्रीक में भी लोगों ने कुछ काम किया। तो ग्रीक के कुछ फिलोसफर थे जो डेमोक्रेटस, इनका नाम था डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपियस। इन्होंने कहा कि जो मैटर है ना, वो मैटर एक ऐसे छोटे से पार्टिकल से बना है जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और हमारे यहाँ क्या कहा लोगों ने? परमाणु कहा इसे, कि किसी भी मैटर को कौन बनाता है? परमाणु बनाता है। डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपियस के अनुसार मैटर को जो पार्टिकल्स बनाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट हुए एंटोनी एल लेवेसियोर, जिन्होंने सबसे पहले केमिकल्स फाउंडेशन ऑफ एंटोनी एल लेवेसियोर laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination। तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए बच्चों एंटोनी एल लेवेसियोर, जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया कि ये जो एटम है वो पदार्थ बनाने के लिए जो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होकर के वो मैटर को फॉर्म करते हैं। हम थोड़ा एटम की बात कर ले कि एटम कहते किसे हैं। ठीक है, तो एटम क्या है बच्चों? एटम है बिल्डिंग ब्लॉक। किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर को बनाना है, किसी भी मैटर को यदि हमें बनाना होता है तो सबसे छोटा सा चीज़ जो हमें चाहिए होता है वो एटम होता है। जिस तरीके से यदि आपको कोई घर बनाना है, सपोज ए बिल्डिंग बनाना है आपको, तो क्या चाहिए? वो छोटा सा पार्टिकल्स, जो छोटा सा वो चीज़ चाहिए जिससे आप इस बिल्डिंग को फॉर्म कर सकते हो, ब्रिक है। ठीक है, क्या है वो? ब्रिक है। तो उस तरीके से आपको वो छोटा सा पार्टिकल्स जिससे आपको मैटर को बनाना है वो क्या है? एटम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियोरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी की जो मॉडर्न थियोरी वो क्या कहती है कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कितना छोटा होता है एटम? कैसे पता करेंगे कि एटम कितना छोटा है ना? वेरी स्मॉल, बट कितना स्मॉल? एकदम माइक्रोस्कोपिक होता है। और उसे भी आप ये कहो कि एकदम से माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हो, उसके लिए STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है ना, जिससे हम उसका एक फोटोग्राफिक जो भी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होता है उसे हम देख पाते हैं। यदि हम किसी भी एटम की बात करें तो उसके रेडियस को हम नैनोमीटर में फाइंड आउट करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि किसी भी एटम का रेडियस कितना छोटा होता है, यानी कि एटम कितना ही छोटा होगा। ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसका रेडी कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात करें तो इसका रेडी होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझने के लिए कि कोई भी एटम कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे उस लॉ की जो एंटोनी एल लेवेसियोर, है ना, लेवेसियोर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिया था लॉ। तो ये लॉ क्या है बच्चों? ये लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से जानते हैं इसे। और 2 लॉ उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि मास बेसिकली आप देखो तो कंजर्व करना मतलब कि किसी भी चीज़ को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि हम करते हैं तो टोटल मास रिएक्टेंट का एंड टोटल मास प्रोडक्ट का इक्वल होगा। यानी कि जिस भी रिएक्टेंट को हम लेंगे तो बिफोर रिएक्शन कितना उसका हम वेट कर ले सपोज, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो दोनों का वेट विल बी इक्वल। तो यानी कि ये लॉ ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसके फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे हमने मरकरी ऑक्साइड लिया है जो कि 100 ग्राम है, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड लिया है जो कि 100 ग्राम है और रिएक्शन करने के बाद यानी मैंने इसको हीट किया और ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। मरकरी और ऑक्सीजन में टूट गया तो मरकरी हमारा कितना निकला 93 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा यानी 7 ग्राम। यदि हम दोनों को प्लस करें तो ओवरऑल हमारा 100 ग्राम होना चाहिए, है ना। दोनों मिलके हमें हमारा 100, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं जो एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये एक फ्लास्क लेंगे हम और इस फ्लास्क के अंदर हमने एक सॉल्यूशन Y लिया है एंड ये बेसिकली आप देखोगे वहाँ ये सॉल्यूशन Y है जो H2SO4 होता है एंड इस सॉल्यूशन हमने X लिया है जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया है एंड इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया है एक थ्रेड से बांध दिया है, थ्रेड से इसको बांध के ऊपर लटका दिया है ताकि ये सॉल्यूशन जो है इसमें मिक्स ना हो। देन आफ्टर सम टाइम हमें क्या करना है, इस थ्रेड को लूज करके इस सॉल्यूशन को जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस सॉल्यूशन को इसमें पोर कर देना है एंड आफ्टर दैट जो भी दोनों सॉल्यूशन को मिलने से दो रिएक्शन जो भी होगा उसके बाद उसके मास को मेजर करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन Y इन अ फ्लास्क एंड सॉल्यूशन X इन अ इग्निशन ट्यूब, ओके। एंड वेट फ्लास्क विथ बोथ सॉल्यूशन, हमने वेट कर लिया। टिल्ट फ्लास्क टू मिक्स X एंड Y, हमने फ्लास्क को जो है टिल्ट किया ताकि दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स करें एंड देन वी विल वेट अगेन रीवेट द फ्लास्क आफ्टर मिक्सिंग। और फिर हम जब वेट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या कोई चेंज हुआ है मास में, तो हम देखेंगे कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मास जो है वो कांस्टेंट है। तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट का जितना मास हमने लिया था और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका भी मास उतना ही था एंड यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास विल बी कंजर्व। ओके, देन हम बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट है ना, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि प्रोपोर्शन क्या है, कांस्टेंट रहेगा। प्रोपोर्शन क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। किसका प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, तो हम देखते हैं द एलिमेंट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम proportion by mass regardless of how the compound is created. It was given by Joseph Prost. तो जोसेफ प्रोस्ट ने बोला था कि किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड तो हमेशा प्योर फॉर्म में होता है। जैसे कि सपोज अब बात करो वाटर की, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। बात करो कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। तो सपोज हम वाटर की बात कर रहे हैं, है ना, तो वाटर की बात यदि हम करते हैं तो इसमें वाटर कैसे बना है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके वाटर बना है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज करके वाटर बना है। तो यदि हाइड्रोजन की मास की बात करो तो कितना, एक वाटर को बनाने में कितना हाइड्रोजन चाहिए, H2 होता है ना, तो H2 यानी एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, है ना, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम, राइट। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम। यदि आप इसका रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे कि H2O यानी कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी 2:1, 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 2:16 होता है रेशियो। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, कट करोगे तो 1:8। तो वाटर आप कहीं से भी, ये लॉ क्या कहता है कि वाटर आप कहीं से भी ले लो, है ना, कहीं से भी ले लो, अपने घर का पानी ले लो, बिसलरी का वाटर ले लो, ठीक है, कोई भी सपोज गंगा जल ले लो आप, है ना, किसी भी कुएं से, तालाब से, नल से, कहीं से भी आप वाटर ले लो। बट यदि आपको वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या चाहिए बच्चों, 1:8। यानी आपने यदि 1:8
रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स नहीं किया तो आप कभी भी वाटर को फॉर्म नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें 36 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, तो 36 ग्राम में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन था, 36 ग्राम में 4 ग्राम हाइड्रोजन है। एंड ऑक्सीजन का भी रेशियो कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, इसमें 16 ग्राम था तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सीधे 32 ग्राम हो जाएगा। फिर भी ये रेशियो कट के कितना आया, 1:8, है ना। इन वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ये बात आपको याद रखना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हमेशा किसी भी कंपाउंड में, जो कंपाउंड को बनाने में यूज होने वाले एटम है, तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, तभी वो एटम जो है फॉर्म होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने बताया, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कार्बन कितना ग्राम है बच्चों, 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो ऑक्सीजन HCO2 है ना, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 ग्राम। एंड O2 यानी कि 2 से उसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। कट करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर क्या आएगा, 3:8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से ले लो, हमेशा उसका रेशियो क्या होगा, 3:8। आप कोई भी कंपाउंड उठा लो इस एनवायरमेंट के अंदर से, उसका रेशियो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने के बाद ही, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलने के बाद ही वो कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। ठीक है, यदि आप प्रोपोर्शन को गड़बड़ करोगे तो आपको कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो यही था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाल्टन्स की। तो डाल्टन्स आपका बहुत बड़ा रोल था। तो डाल्टन्स ने क्या दिया था, एटॉमिक थियरी दिया था, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, वेदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने क्या कहा था कि ऑल मैटर, कोई भी मैटर हो, डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। यदि हम किसी भी मैटर की बात करें, सपोज मेरे हाथ में पेन है, तो पेन क्या है, एक मैटर है। तो यदि इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम तोड़ के देखेंगे तो क्या है, ये एटम ही निकलेगा। मान लो सपोज मेरे हाथ में वाटर है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम वाटर के यदि सबसे छोटे टुकड़े करते जाए, वाटर को तोड़ के एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लेते हैं, तो क्या निकलेगा, वो भी एटम निकलेगा। सपोज मेरे हाथ में गोल्ड है, तो गोल्ड इज एलिमेंट। यदि हम गोल्ड के पार्टिकल्स को निकालना शुरू करें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो निकलेगा वो क्या होगा बच्चों, वो एटम होगा। तो डाल्टन साहब ने यही कहा था कि कोई भी मैटर वो किससे बना होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे कि हम एटम कहते हैं। तो क्या पोस्टुलेट इन्होंने दिया था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। एंड एटम कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। एटम को और टुकड़े आप नहीं कर सकते हो, है ना, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। और एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या बात थी, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, सपोज मेरे पास गोल्ड है ना, और मान लो कि मेरे पास गोल्ड है, आपके पास भी गोल्ड है, तो या दुनिया के कहीं से भी हम गोल्ड लाते हैं, तो गोल्ड इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो हम कहीं से भी गोल्ड लेंगे तो उसका मास क्या होगा, जो उसका मास सेम होगा। चाहे गोल्ड हमने कहीं से भी लाया, चाहे हम अमेरिका से गोल्ड लेके आते हैं, दुनिया के किसी भी देश से गोल्ड लेके आते हैं, हमें स्पेस में हमें कहीं गोल्ड का खजाना मिलता है, वहाँ से लेकर के आते हैं। लेकिन गोल्ड क्या है, गोल्ड इज अ गोल्ड। यदि सिल्वर मिलता है तो सिल्वर इज अ सिल्वर। बोथ आर एलिमेंट। ऑक्सीजन, सपोज ऑक्सीजन है हमारे पास, तो कहीं से भी हमें ऑक्सीजन मिल जाए, बट दीज आर एलिमेंट। तो एलिमेंट कहीं से भी हमें मिलता है तो उसका मास क्या होगा, सेम होगा, मास उनका आइडेंटिकल होगा, और प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो बी सेम, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ठीक है, और क्या कहा था उन्होंने कि यदि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, यदि दो अलग अलग हम एलिमेंट लेते हैं तो उनका मास भी अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। जैसे हमारे पास सपोज मैंने क्या बोला, गोल्ड है ना, और आपके पास सिल्वर है, तो गोल्ड और सिल्वर बोथ आर अ डिफरेंट एलिमेंट। सो इन दोनों के मास भी अलग होंगे और दोनों के प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे, राइट। एटम कंबाइन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। और इन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी एटम है वो कैसे कंबाइन होगा, सिंपल होल नंबर में। कंपाउंड बनाना है तो कैसे कंबाइन होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। ठीक है, एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और इन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम है
रिलेटिव नंबर है और काइंड ऑफ एटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दीज ऑल आर द पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स, जो डाल्टन साहब ने दिया था। लेकिन बच्चों जैसा कि हमेशा से होता रहा है कि कभी कोई साइंटिस्ट आते हैं और वो अपना कुछ थियोरी या कोई पोस्टुलेट देते हैं और फिर उसको बाद में पता चलता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग थी, है ना। तो इनका भी कुछ ड्रॉबैक्स आया, है ना। तो ये ड्रॉबैक्स क्या था, उन्होंने जो बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहला ड्रॉबैक्स तो यही था कि उन्होंने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बट बाद में चल के लोगों ने बोला, जैसे कि आप फर्दर देखोगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, यानी कि ये डिस्कवरी जो हुई तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कहाँ था, एटम के इनसाइड में था। यानी कि बाद में हमें पता चला कि ओ भाई एटम को भी तोड़ सकते हैं, एटम को भी टुकड़े कर सकते हैं। तो डाल्टन साहब ने तो जो बताया था वो रॉन्ग हो गया ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जैसे ही पता चला तो डाल्टन्स की थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। नाउ आइसोटोप्स नॉट डिफाइन, जो दूसरा जो ड्रॉबैक्स था, डाल्टन stated all atom of an element have the same mass but isotopes of element have different mass। दूसरा इनका ड्रॉबैक्स क्या आया कि डाल्टन साहब ने बोला था कि जो हम दुनिया के कहीं से भी एलिमेंट यदि लेते हैं तो सबका मास सेम होगा, है ना, और अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो उसका मास अलग होगा। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि जैसे हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन आप कहीं से लो तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी हाइड्रोजन के मास सेम होना चाहिए था। लेकिन लोगों को पता चला कि नहीं, जो हाइड्रोजन है ना उसके मास एटॉमिक नंबर तो 1 होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन के ऐसे प्रजातियां, ऐसा हाइड्रोजन हमें मिला जिसका कि मास 1 भी होता है। कुछ ऐसे हाइड्रोजन मिले जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, जिनका मास 2 भी होता है, और ऐसे हाइड्रोजन भी हमें मिले जिसका मास 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। तो इस तरह के एटम को हम क्या बोलते थे, आइसोटोप। उस तरह से कार्बन के साथ भी हुआ, है ना। कार्बन में आपको पता है कि कार्बन 12 हम पढ़ते हैं, एंड कार्बन 14 एक ऐसा कार्बन है जिसका मास 12 होता है और एक ऐसा कार्बन है जिसका मास 14 होता है। तो यहाँ पे भी डाल्टन साहब की ड्रॉबैक हो गई, क्योंकि इन्होंने बोला था कि यदि हम सेम काइंड ऑफ एलिमेंट लेते हैं तो सबका मास सेम होना चाहिए। बट यहाँ तो हम देख रहे हैं कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में भी मास अलग हो गया, आइसोटोप्स हाइड्रोजन के भी मास अलग हो गए। ठीक है, तो आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जैसे ही आया, है ना, डाल्टन्स का ड्रॉबैक्स आ गया। उन्होंने ये भी बोला कि जो आइसोबार्स होता है, तो आइसोबार्स के केस में जैसे उन्होंने बोला था कि दुनिया के जो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास अलग होंगे। बट अब देखो आर्गन के मास कितने होते, 40, और कैल्शियम के भी मास कितने होते, 40। दोनों एक अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों के मास सेम तो नहीं होने चाहिए थे, दोनों के मास डिफरेंट होने चाहिए थे। तो एक आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, है ना, इसके जो कंसेप्ट्स थे, जैसे ही आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई तो डाल्टन्स की थियरी यहाँ भी फेल कर गई। तो इस तरह से डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स भी आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे हम हाइड्रोजन के लिए सिंबल H यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए C यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एकदम से हमें जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एकदम से सारे सिंबल डिस्कवर कर दिए थे, नहीं। उसके पहले कुछ सिंबल आया जो हमारे ओल्ड सिंबल थे, है ना, जो हमारे ओल्ड सिंबल हैं। तो आप देखो कि हमारे जो अर्ली सिंबल होते थे ना, हाइड्रोजन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, फॉस्फोरस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, कॉपर के लिए C लिखते थे, गोल्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, कार्बन को इस तरह से करके पूरा इसको ब्लैक कर देते थे, है ना, कार्बन। देन सल्फर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, लेड को ऐसे, प्लेटिनम को ऐसे, मरकरी। तो सबके इस हमारे ओल्ड टाइम के सिंबल थे जिसे डाल्टन ने दिया था, है ना। और इस सिंबल को यूज़ करना बहुत मुश्किल था, इसे लर्न करना भी मुश्किल था। तो लोगों ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ईजी सा सिंबल जो है वो ढूंढा जाए जो हम आसानी से रिमेंबर कर सकें। तो फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट जॉन डाल्टन थे, पहले साइंटिस्ट। जॉन जैकब और बर्जेलियस सजेस्टेड यूजिंग 1 और 2 लेटर। उन्होंने बोला, बर्जेलियस साहब ने बोला कि 1 और 2 लेटर का यूज़ करके हम मॉडर्न सिंबल बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इनिशियली एलिमेंट वेयर नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरी, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट को डिस्कवर किया, उसके बाद उसका नामकरण किया, है ना। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एलिमेंट नेम। तो IUPAC को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि एलिमेंट के नेम को एलिमेंट के नेम को अप्रूव करे, सिंबल एंड
सिंबल दे और सिंबल को जो है 1 और 2 लेटर का यूज़ करके हम बनाते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H का यूज़ करते हैं, अल्युमिनियम के लिए कैपिटल A जिसे कि स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग करना है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और जिस भी जैसे एल्युमिनियम के लिए एल मतलब AL हम लिखते हैं ना, तो कैपिटल लेटर स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल लिखना है और उसके बाद के लेटर को स्मॉल लिखना है, ठीक है। स्पेशल केसेस सिंबल आर डिराइव फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम, जैसे फेरियम, कुछ सिंबल जो है वो लैटिन नेम से, जैसे कि आयरन का लैटिन नेम फेरियम है ना। ऐसे जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम आयरन को हम आई से लिखते हैं, तो IR क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते बच्चों क्योंकि आयरन का लैटिन नेम फेरियम है, तो हमने वहाँ से सिंबल को डिराइव किया है, ठीक है। फेरियम का Fe लिखते हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नेम नाट्रियम है, ठीक है, तो यहाँ से हम Na लिख देते हैं। पोटाशियम का लैटिन नेम कैलियम है, तो Ca लिख देते हैं। तो इस तरह से कुछ सिंबल में कुछ नेम को हम लैटिन से भी हमने लिया है, ठीक है, तो उसे भी यूज़ करते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, और इस तरीके से आप सारे सिंबल को याद कर सकते हो। अल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, है ना। देखो आप कैल्शियम और कार्बन, तो कार्बन के लिए फर्स्ट लेटर C रखते हैं, और यदि 2 एलिमेंट का नेम सेम लेटर से शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर लिखेंगे। जैसे कैल्शियम के लिए C और स्मॉल a लिखेंगे। क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन के लिए Cl लिखते हैं, कोबाल्ट के लिए C और O लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए N लिखेंगे, ऑक्सीजन। पोटेशियम का मैंने आपको बताया कैलियम होता है, सिलिकॉन, और इस तरीके से हम सारे सिंबल को लर्न करेंगे। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों कि जैसा आप जानते हो कि जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, सपोज आप सब्जी लेने जाते हो तो मेज़र करके लेके आते हो। एक बाट होता है ना सब्जी वाले के पास, जिसे आप 1 kg 2 kg वो मेज़र करके देता है, 100 ग्राम 200 ग्राम मेज़र करता है। तो उस तरीके से जो केमिस्ट होते हैं, है ना, वो एटम के मास को मेज़र करते हैं, और एटम के मास को मेज़र करने के लिए उनके पास एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है, जिसे हम U से पहले इसको mu से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अभी जो है उसको U यानी यूनिफाइड मास। क्या होता है यूनिफाइड मास, हम आपको बताते हैं। तो U से मेजर करते, U से डिनोट करते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना के बराबर होता है, यानी कि आप ग्राम से यदि आप इसको कंपेयर करोगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, -24 ग्राम इसका वेट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट का। अब क्या होता है इसे थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे। तो देखो, तो एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए बच्चों हमने यहाँ पर एक कार्बन लिया है ना, कि जिस तरीके से जैसे आप वेट को मेज़र करने के लिए आयरन लोहे का जो होता है ना बट्टा, जिसे हम लोहे का बट्टा होता है, जिसे हमने 1 kg मान लिया, स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, उस तरह से यहाँ पे हमने कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। बट सिर्फ कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना, हमने क्या किया कि एक कार्बन के एटम को लिया, जैसे सपोज ये सिंगल कार्बन का एटम है, और इसके फिर 12 टुकड़े कर लिए, है ना, इसको 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लिया, एंड देन एक पीस को, है ना, एक पीस का मास कितना होता है उसको मेजर किया, और एक पीस का मास हमने देखा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। और इसी को हमने मान लिया क्या, अपना बट्टा मान लिया, है ना, जिससे कि हम बाकी सारे एलिमेंट के मास को मेजर करके निकालेंगे कि किसका मास कितना होता है, ठीक है, सारे एलिमेंट को, यानी कि 1m इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ C12। तो यहाँ पे हम बार बार बच्चों C12 क्यों करें, क्योंकि कार्बन के कई फॉर्म होते हैं जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे C12 कार्बन का फॉर्म है, C13 भी एक कार्बन का फॉर्म है, C14 भी एक कार्बन का फॉर्म है, जो अलग अलग फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हमें कौन से कार्बन के फॉर्म को, कौन से आइसोटोप्स को यहाँ यूज़ करना है, यहाँ C12 को यूज़ करना है, ठीक है। तो C12 के 12 टुकड़े करने हैं, और उसका एक टुकड़ा को हम लेंगे, मतलब उसके एक टुकड़ा को हम यूज़ करेंगे, और वो कितने के बराबर होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और उससे बाकी सारे एलिमेंट को, मास को हम मेजर करके निकालेंगे, ओके। जैसे देखो, उससे फिर उस एक 1mu को हमने लिया, और उससे हमने क्या किया बच्चों कि हाइड्रोजन, उससे हमने हाइड्रोजन का
मतलब एक तरफ ऐसे जो तराजू होता है ना, इस तरीके से हमने तराजू पे एक तरफ हाइड्रोजन डाला और दूसरा तरफ ये एमयू डाला, तो हमने देखा क्या कि ये 1 एमयू के मतलब एक हाइड्रोजन का पीस 1 एमयू के बराबर था, है ना। तो हमने बोला कि भाई हाइड्रोजन का मास 1 एमयू के यानी हाइड्रोजन का मास 1 होता है। और उसी तरीके से फिर हमने क्या किया कि इधर नाइट्रोजन लिया, तराजू पे हमने जैसे एक बैलेंस लिया और इस पे एक तरफ मैंने नाइट्रोजन रखा और दूसरी तरफ एमयू रखा, तो कितना एमयू हमें रखना पड़ा 14, है ना, क्योंकि एक एमयू, फिर हमने दूसरा रखा, तीसरा, फिर इस तरीके से हमने यहाँ पे मैंने 7 बनाया है और भी हमें बनाना है ना, 8 9, इस तरह से हमने करके कितने बनाए 14 बनाए, है ना, 14 टोटल 14 एमयू हमने इस पे रखा, है ना। और तो नाइट्रोजन का मास किसके बराबर हो गया 14 एमयू के बराबर है ना, यानी नाइट्रोजन का मास 14 है, ठीक है। जब हमने ऑक्सीजन को फिर मेजर किया, तो ऑक्सीजन को मेजर किया हमने, कितने एमयू रखे हमने, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यूनिट कितने होते हैं, यानी मास कितने होते हैं 16 होते हैं, तो हमें कितने रखने पड़े, इस एक तरफ जैसे मैंने बैलेंस में ऑक्सीजन को रखा और दूसरी तरफ एमयू रखा, तो कितना एमयू रखना पड़ा हमें टोटल 16 एमयू रखने पड़े, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इस तरीके से हमें कितने बनाने होंगे 16 बनाने होंगे। इतना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने आपको ये समझ लेना है कि मैंने 16, बाकी का सारे जितने भी एलिमेंट है सबका मास हमने क्या बना लिया, अपना बट्टा बना लिया 1 kg की तरह, और इससे मेजर कर करके सारे एलिमेंट के मास हमने निकाले, इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, जो हम किससे डिनोट करते हैं U से, यानी कि यूनिफाइड मास। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट डाल्टन साहब ने दिया था, है ना, एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन को उन्होंने बताया था, तो उसमें उन्होंने जैसा कि बताया कि मास कांस्टेंट होता है, तो यहीं से मास वाले कॉन्सेप्ट आए और डाल्टन ने यहाँ एटॉमिक मास टर्म का यूज किया था। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मास को हम एलिमेंट के एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। IUPAC 1961 में इस टर्म को यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कि हम U से डिनोट करते हैं, इसे अडॉप्ट किया, ठीक है। एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए, या मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर मास कह देंगे, ठीक है। एटम होगा तो एटॉमिक मास कहेंगे। और एक जैसा मैंने बच्चों बताया कि किसके बराबर होता है 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12, जो मैंने आपको समझाया कि कार्बन एटम एक लेंगे और इसके हमें कितने टुकड़े करने हैं 12 टुकड़े, ठीक है। और इस 12 में से हमें कौन सा एक पीस ले लेना है और इस एक टुकड़ा से हमें सबके मास को फिर मेजर करके निकालना है, और इस एक टुकड़ा का मास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27 ग्राम के बराबर, है ना। जब हाइड्रोजन के मास को हमने इसे मेजर किया, तो कितने हाइड्रोजन के एक तरफ मैंने एक टुकड़ा को रखा था इसके और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन का एक एटम इसके एक टुकड़े के बराबर था, यानी कि हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों एटम्स एग्जिस्टेंस की, एटम के एग्जिस्टेंस की। तो मोस्ट एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव, यानी कि एटम जो होता है कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो हाईली रिएक्टिव एटम वो किसी न किसी के साथ कंबाइन कर जाते हैं। जो नोबल गैसेस हैं, जैसे आप पीरियोडिक टेबल जब भी कभी देखो तो नोबल यानी कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत ही इनर्ट होते हैं, है ना। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो देखोगे सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए वो जल्दी यानी कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एटम ऑफ अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, और एक एटम जैसे देखो यहाँ एक एटम, दूसरा एटम, 2 एटम कंबाइन किया, ऑक्सीजन के एटम है ये और ये कार्बन के एटम है, तो इस तरह से अलग अलग एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। सेम एटम भी बना, जैसे ऑक्सीजन है ना प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम भी कंबाइन करके क्या बना सकते हैं O2 बना सकते हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। उस तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होता है, जैसे एक कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन करेंगे तो CO2 एक कंपाउंड है, तो ये कंबाइन किया तो क्या बनाया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि कंबाइन कर लिया ना किसी के साथ, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल ही होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों आयंस की। तो आयन मतलब कि उस पर चार्ज होगा। आयन जब भी हम बात करेंगे तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयन जो होते हैं डिफाइन एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं उसे हम कटायन कहते हैं और नेगेटिव वाले को अनायन कहते हैं, ठीक है। जैसे जिसपे भी आप प्लस चार्ज देखते हो उसे आप कटायन बोलो, है ना। जिसपे भी आप माइनस चार्ज देखते हो, जैसे कि क्लोरीन Cl माइनस, H2 माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, ये सारे अनायंस है। सिंपल आयन और कंपाउंड आयन होते हैं। सिंपल मतलब कि जब किसी एक एलिमेंट पर, एक है ना सिंगल है, जो सिंगल है वो सिंपल है, ठीक है। तो एक एलिमेंट पे यदि चार्ज आए तो इसे सिंपल आयन बोलते हैं। और यहाँ आप देख लो एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके इसके ऊपर, जैसे NH4 अमोनिया एक कंपाउंड है ना, कंपाउंड के ऊपर चार्ज आ जाए, जैसे CO3 एक कंपाउंड बनाया, यानी कि कई एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, है ना, OH माइनस। तो इस तरीके से जब कंपाउंड के ऊपर चार्ज आए तो इसे कंपाउंड आयन बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड यानी कई एलिमेंट मिलके, कई एलिमेंट के ऊपर जो है चार्ज आता है तो उसे कंपाउंड आयन बोलेंगे। यदि वो सिंगल है तो उसे हम सिंपल आयन बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। जैसे देखो एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ दोस्ती कर लिया, यानी बॉन्ड बना लिया, है ना, H2, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ देखो एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन के साथ ये दोनों दोस्ती कर लिया, यानी कि बॉन्ड बनाया आपस में, और ये जब भी चलेंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं, है ना। तो इस तरह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो उसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जब तक इसमें है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट दूसरे के साथ कंबाइन तो करेगा, लेकिन सेम टाइप ऑफ, यानी कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में जब एक एलिमेंट अपने सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ नहीं, डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करें, है ना। जैसे यहाँ देखो जो कार्बन है, दिस इज द कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और कंपाउंड बना रहा है। तो कंपाउंड, जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है उसे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गया। यहाँ पे O2 कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। लेकिन जब एक एलिमेंट दूसरे सेम काइंड ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स जो है एक तरह के एलिमेंट के साथ, यानी कि अपने तरह के एलिमेंट के साथ भी कंबाइन कर सकता है, या अलग तरह के एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बन सकता है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को जरा देखते हैं बच्चों। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। मैंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। जैसे वाटर में देखो H2O, तो देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अमोनिया NH3+, तो एक नाइट्रोजन है और ये देखो हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है, देखो इसमें वाटर इज अ कंपाउंड, अमोनिया इज अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने से बना। रेशियो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, दोनों का मास लिखेंगे एंड देन उसको सिंपल होल नंबर जो भी आता है उसमें लिख देंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंबाइन करने से अमोनिया बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गए ये। हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, अमोनिया भी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये क्या है, ये जब आप देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हुआ, 2 एटम कंबाइन हुआ तो इसे बोलेंगे डायाटोमिक। 2 एटम कंबाइन हुआ तो क्या बोलेंगे, डायाटोमिक। वाटर में देखो कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्रायाटोमिक। अमोनिया में कितने हैं, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे, टेट्राटोमिक, है ना। टेट्राटोमिक, टेट्रा माने 4, ठीक है। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है तो इसे बोलेंगे ट्राईएटोमिक। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी होता क्या है, रेफर टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, सब्सटेंस और कंपाउंड। माने किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, किसी भी
सबस्टांस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। तो मोनो एटोमिक के अंदर 1 होगा, डायटोमिक के अंदर 2 होगा, ट्रायटोमिक के अंदर 3 होगा, पॉलीएटोमिक के अंदर 3 से ज़्यादा को पॉलीएटोमिक बोलते हैं। तो नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयन, कुछ आयंस को देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया आयन यानी कि कटायन, अनायन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम आयन तो Na+, पोटाशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, तो सबके ऊपर प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने लूज किया होगा, यानी इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है। मैग्नीशियम जिसकी वैलेंसी 2 है और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Mg2+ बनाता है, उस तरह से कैल्शियम है, ये कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम जिसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिंक जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आयरन, कॉपर, तो जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 2 प्लस चार्ज उसके ऊपर आता है, यानी उसका वैलेंसी 2 है। अल्मुनियम Al3+, अल्मुनियम की वैलेंसी Al3+, ठीक है। आयरन यहाँ पे Fe3, यहाँ पे भी 3 होगा बच्चों, 3 होगा, ये 2 नहीं है, ठीक है, Fe3+। उसके बाद ये सारे जो है आपके कटायंस है, यानी प्लस चार्ज। कुछ और आयंस का, जैसे हाइड्रोजन प्लस चार्ज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज दोनों पॉसिबल है हाइड्रोजन के ऊपर। क्लोरीन Cl- होगा, ब्रोमीन Br- होगा, आयोडीन I- होगा, ठीक है। ऑक्साइड 2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-, ठीक है। ये चार्ट जो है ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, मैंने वहीं से इसे लिया है, ठीक है। अमोनिया NH3+, तो ये आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि बाद में जब भी हम वैलेंसी निकालेंगे या फिर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन, कैसे कंपाउंड को लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का, तो वहाँ पे आपको यूज आने वाला है। 4-3- होगा। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास, जितने भी एटॉमिक मास है उसका सम। बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप ऐसे सोचो कि पता नहीं क्या है। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते हैं उस तरह से फॉर्मूला का मास निकालना है। जो भी फॉर्मूला आप लिखोगे, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, तो यहाँ सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है। तो फॉर्मूला यूनिट मास कितना हो गया? Na का 23 प्लस 35.5 एंड 58.5 फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। ओके, देन कम टू वैलेंसी। तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चों, और ये कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है आपको पता है? अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, है ना, या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। यानी नोबल गैस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कोई एटम भी चाहता है, कोई भी एटम अपने भी अनस्टेबल स्टेट में रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा चाहता है हम स्टेबल हो जाए। और स्टेबिलिटी किसी भी एटम के पास कब आएगी? जब उसकी ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सपोज 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और मेरे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो जो भी उसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा वो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, राइट। एंड यदि उसके पास सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये चाहेगा कि या तो कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो मैं अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लूं, या फिर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके फिर से स्टेबल स्टेट में चलाऊं, ठीक है। तो हमेशा जो है एटम कंबाइन करते हैं अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल, और इसके लिए वो क्या करते हैं? किसी न किसी दूसरे एटम के साथ दोस्ती करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, है ना। तो सम टाइम जो किसी के साथ वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, सपोज उनके पास 7 है और इलेक्ट्रॉन मांगने जाते हैं, है ना, तो कोई उन्हें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, है ना। और सम टाइम क्या होता है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। यदि मान लो कार्बन के पास सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे बॉन्ड बनाने के लिए 4 और चाहिए, तो किसी के पास मांगने जाएगा तो कोई भी इसे नहीं देने वाला है, तो उस टाइम पे इन्हें शेयरिंग करनी पड़ती है ना भाई। ऑक्टेट शेयरिंग इस तरीके से कि कोई इसे दे भी दे और इसका भी काम चल जाए, इसके पास भी 8 हो जाए, दूसरे का भी काम चल जाए, उसके पास भी 8 हो जाए, है ना। तो इस तरह से शेयरिंग करते हैं।
या फिर समटाइम क्या करते हैं, इनके पास सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे NaCl, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसे बॉन्ड बनाने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तो इसे कोई भी नहीं देने वाला है ना, तो इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना पड़ता है। जैसे क्लोरीन को इसने दे दिया है ना, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे, है ना। क्यों करते हैं ये सारा कुछ, ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके, है ना, और स्टेबिलिटी को गेन कर सके, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी बोलते हैं। एंड ये शो करता है कि हाउ मेनी एटम ऑफ अदर एलिमेंट कैन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन विथ, मतलब कितना एटम कंबाइन किया है। वैलेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और शेयर और अचीव अ नोबल गैस। टू अचीव मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है, गेन किया गया है, लॉस किया गया, वही वैलेंसी शो करता है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सोडियम का 2, 8 और 1 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। तो इस तरीके से वैलेंसी हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंसी हमें बताता है कि किसी भी एटम ने जो है कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी को शो करता है, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ इतना पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स of a substance is called a mole of that substance। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रोस, जिन्होंने इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसे हम N और Na से डिनोट करते हैं। और ये 1 mole of atom of an element has mass equal to gram atomic mass of the element। 1 mole का मतलब, जैसे हम बोले कि 1 mole of water ले आओ, मतलब 1 mole of water मतलब H2O, 1 mole of H2O ले आओ, यानी H2O कितना, तो इसका मास निकालो, तो H2O का मास क्या होगा, 2 + 16 यानी 18, यानी कि 18 ग्राम, है ना। यानी यदि हम तुमसे बोले कि 1 मोल ऑफ वाटर लेके आओ, तो तुम कितना वाटर लेके आओगे, 18 ग्राम। यानी 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू ग्राम, यानी जस्ट इसका जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, उसमें आप ग्राम लगा दो, यानी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। यानी हम बोले कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके आओ, है ना, तो कितना ऑक्सीजन लेके आओगे, O2, यानी कि 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके आओ तो आप कितना ऑक्सीजन लेके आओगे, 32 ग्राम, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 16 × 2 यानी 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम। यानी क्या करना है बच्चों, बस 1 मोल में आपको ग्राम लगा देना है, किसी का भी मास निकालोगे ग्राम लगा देना है उसमें, और ये किसके बराबर होता है, और ये जो है ये मास किसके बराबर होगा, हमेशा 6.022, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 के बराबर होते हैं, बस आप ये याद रखना। नाउ हम बात करते हैं मोलर मास की। तो 1 मोल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कितना ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये इसका मोलर मास हो गया, यानी कि उसमें ग्राम लगा देना है, वो मोलर मास के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, उसके इतने एटम के बराबर होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, यानी और मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ग्राम, है ना। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 यूनिट और मोलर मास क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। बस आप ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है, 14 ग्राम पर मोल लगा देना है, ठीक है। अच्छा, मोलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर एग्जिस्ट करता है, सल्फर हमेशा एसिड इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि सल्फर जो है ना, सल्फर कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करा, जब भी होगा तो सल्फर 8 सल्फर के साथ होगा, हमेशा सल्फर 8 सल्फर के साथ, इस तरीके से होता है, ठीक है। सल्फर जब भी होगा तो इस तरह से बॉन्ड बना के 8 सल्फर होगा। फॉस्फोरस की बात करें तो जब भी फॉस्फोरस होगा तो P4 लिखते हैं, ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सल्फर एसिड, यानी मास ऑफ एसिड, यानी कि एक सल्फर का मास 32 × 8 यानी 256 ग्राम,
ठीक है। HCl का मास, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी पूरा HCl का मास 36.5 ग्राम, ठीक है, 36.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, तो मोलर मास की बात करेंगे तो आपको उसमें ग्राम पर मोल लगा देना है, और नॉर्मल मास जैसे निकालते हैं तो नॉर्मल जैसे कि अब जैसे हाइड्रोजन का मास तो 1 यूनिट, मोलर मास 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल लगा देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला। समटाइम फॉर्मूला यूनिट मास भी पूछता है, तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, तो 1 मोल। 1 मोल को किसी डिनोट करते हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय मोलर मास, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू मास ऑफ अ, यदि आपको आए कि मोल निकालने के लिए कितना मोल्स है, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय मोलर मास। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मोल्स को, यानी कि आप कह सकते हो कि मोल्स में आप मास ऑफ अ सब्सटेंस बटे गिवन मास कर सकते हो, या पार्टिकल्स दिया है तो जो भी पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर करके आप निकाल सकते हो। तो 2 फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे क्वेश्चन को करवाऊंगी। थैंक यू।